ओके, स्टार्ट करते हैं। कल हमने बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन के लिए डिस्कस स्टार्ट किया था और उसमें हमने बैंक में डिपॉजिट करना और बैंक से विड्रॉल करना इन एक्टिविटीज के बारे में डिस्कस किया था। बट कुछ और भी ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो बैंक के थ्रू होता है, जिनमें अमाउंट बैंक को रिसीव होता है या फिर अमाउंट बैंक को के द्वारा पे किया जाता है, थ्रू द बैंक पेमेंट होता है। हाउ, कैसे, बात करते हैं। जैसे मैं बात करूं सैलरी की, सैलरी पेड बाय चेक। हम चेक से सैलरी पे करते हैं। हम चेक से सैलरी पे करें तो ये बताइए, क्या कैश आपके पास से जाएगा? नहीं, कैश हमारे पास से नहीं जाएगा, क्योंकि जब हम चेक से सैलरी पे करेंगे तो जो भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय है वो सैलरी के चेक को लेकर बैंक में जाएगा और पेमेंट बैंक से लेगा। इट मींस उसको पेमेंट किसने किया? उसको पेमेंट बैंक ने किया। इज इट क्लियर? उसको पेमेंट किसने किया? उसको पेमेंट किया बैंक ने। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके, अब हम बात करें आगे कि इसकी एंट्री क्या करेंगे। तो हम सब लोग जानते हैं कि जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट होता है और नॉमिनल अकाउंट ऑलवेज डेबिट होता है। नॉमिनल अकाउंट ऑलवेज क्या होता है? डेबिट होता है। सो हम लोग डेबिट किससे करेंगे? हम डेबिट करेंगे सैलरी को, सैलरी अकाउंट डेबिट। अब क्या हम लोग यहाँ पे कैश यूज कर सकते हैं? नहीं, हम लोग कैश यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बिजनेस के पास से कैश गया ही नहीं। अमाउंट तो कौन दे रहा है? बैंक दे रहा है, और बैंक पर्सनल अकाउंट है, एक इंस्टीट्यूशन है, और पर्सनल अकाउंट का रूल है गिवर ऑलवेज क्रेडिट होगा बट रिसीवर ऑलवेज डेबिट होगा। आई मीन रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट। इज इट क्लियर? बट इन दिस क्वेश्चन बैंक रिसीवर तो है नहीं, वो गिवर है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग उसे सीआर करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो यहां पे लिखा जाएगा बैंक अकाउंट। क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट। इज इट क्लियर? अमाउंट जो भी होगा, सपोज 1000 है तो हम लोग 1000 यूज कर लेंगे, और कोई चेंज है, अदर अमाउंट है तो हम लोग अदर अमाउंट यूज करेंगे। ओके, अब हम आगे बात करते हैं कि और कौन कौन से बैंक से ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। तो देखिए, एक सिंपल हम कंसेप्ट की ओर चलते हैं। बैंक के अंदर जो एक बिजनेस का अकाउंट होता है, वो बैंक बिजनेस को ही रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? बैंक अकाउंट जो बिजनेस ओपन करता है बैंक के अंदर, वो बिजनेस को ही रिप्रेजेंट करता है। इट मींस बैंक बिजनेस की ओर से अमाउंट रिसीव करता है और बिजनेस की ओर से अमाउंट पे करता है, अमाउंट चुकाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें करना क्या है वो आप देखिए। एक ट्रांजैक्शन हम बात करते हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय बैंक, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय बैंक, और हम ये अज्यूम करते हैं कि बैंक ने कितना इंटरेस्ट रिसीव किया है? 500। अब कैसे? सपोज हमने बैंक में कोई अमाउंट, कोई एफडी कर रखी है, फिक्स्ड डिपॉजिट कर रखा है, या फिर हमारा बैंक में सेविंग अकाउंट है, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट तो मिलेगा ना, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, ऑब्वियसली मिलेगा, क्योंकि अपना अमाउंट बैंक में डिपॉजिट है। ऑन डिपॉजिट अमाउंट, ऑन डिपॉजिट अमाउंट हम लोग क्या करेंगे? इंटरेस्ट रिसीव करेंगे। बट क्या बैंक के एम्प्लॉइज या बैंक के मैनेजर वो इंटरेस्ट पे करने के लिए आपके पास आएंगे? नहीं, वो आपके पास नहीं आएंगे। वो क्या करेंगे? आपका जो अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, वो जो भी आपके बिजनेस का अमाउंट है, वो अमाउंट क्या करेंगे? आपका जो पर्टिकुलर बैंक अकाउंट बिजनेस में ओपन किया हुआ है, उस अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट कर देंगे।
इज इट क्लियर? तो बिजनेस के लिए वो इनकम होगी या फिर एक्सपेंस होगा, तो हम क्लियरली जानते हैं रिसीव ऑलवेज इनकम ही होती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे टू में इंटरेस्ट। अब टू में क्योंकि इंटरेस्ट इनकम शेयर होती है, बट इसमें डीआर क्या होगा, क्या होगा, इस बात को हम डिस्कस करेंगे। इसमें डीआर क्या होगा, हम इस मैटर को डिस्कस करेंगे। तो देखिए बैंक क्या है, बैंक एक रिसीवर है। किसकी ओर से रिसीवर है, बिजनेस की ओर से रिसीवर है, कि जो भी अमाउंट इंटरेस्ट का मिलना था वो बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफर का, मतलब रिसीवर कौन हो गया, बैंक ही हो गया। इसमें से बैंक को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्यों करेंगे, बैंक इज पर्सनल अकाउंट एंड अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट रिसीवर ऑलवेज डेबिट एंड गिवर ऑलवेज क्रेडिट। क्लियर? तो जब भी बैंक बिजनेस की ओर से कोई अमाउंट रिसीव करेगा तो रिसीवर बैंक ही होगा। क्लियर? और रिसीवर ऑलवेज डेबिट होता है। इज इट क्लियर? ये कुछ ट्रांजैक्शंस मैंने आपको बताए हैं। अब हम कंटिन्यूअसली अपनी क्लास को और आगे बढ़ाते हैं। रूल्स को डेली आप रिपीट करते रहा करो। जो मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ एग्जाम्पल की, उनको आप दोबारा भी किया करो, क्योंकि जल्दी आपको होमवर्क मिलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि सभी के पास बुक्स नहीं है। ठीक है? तो देखिए करना क्या है और कौन कौन से नेचर के ट्रांजेक्शन से हो सकते हैं, हम बात करते हैं। अमाउंट received from branch रुपीस हम अज्यूम करते हैं 50,000। तो इसकी एंट्री क्या करेंगे, आप में से कौन मुझे इसकी एंट्री बताएगा, बताइए इसकी एंट्री क्या बनेगी, डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा, डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा, जल्दी से बताइए। ठीक है, तो मैं बताता हूँ। देखिए अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम राम, राम से अमाउंट रिसीव किया गया है, तो बिजनेस के पास क्या रहा है, कैश आ रहा है, ऑब्वियसली राम से रिसीव कर रहे हैं। अब देखिए आप लोगों को सर में नाम दिया गया तो ट्रांजैक्शन क्रेडिट होना चाहिए, तो मैंने कहा था गुड्स और एसेट्स को परचेज और सेल करें और नाम दिया गया है तो ही वो क्रेडिट होता है। यहाँ परचेज और सेल नहीं, यहाँ तो अमाउंट रिसीव हो रहा है, रिसीव करना और पेमेंट करना क्या कभी क्रेडिट हो सकता है। जैसे आप स्कूल के अंदर फीस डिपॉजिट कराते हो, ठीक है, और स्कूल मैनेजमेंट कहता है कि हाँ भाई राम ने फीस पेमेंट कर दी है, तो क्या वो क्रेडिट है, वो उधार है, नहीं, कैश है, डिपॉजिट किया, दिया किसने, राम ने किया दिया है। इज इट क्लियर? तो रिसीव करना और पेमेंट करना कभी भी क्रेडिट नहीं होता है, उधार नहीं होता है। परचेज और सेल क्रेडिट हो सकता है, कैश हो सकता है, बट रिसीव करना पेमेंट करना कभी भी क्या नहीं होता है, कभी भी उधार नहीं होता है, क्रेडिट नहीं होता है। ठीक है, तो फिर हम इसकी एंट्री क्या करेंगे, इस ट्रांजैक्शन को हम किस तरह से लिखेंगे, इस ट्रांजैक्शन को हम किस तरह से लिखेंगे, किस तरह से जर्नल में इसको रिकॉर्ड करेंगे, हाउ टू पास जर्नल एंट्रीज। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या रिसीव हुआ है, हमें रिसीव हुआ है कैश, और कैश रियल अकाउंट का रिसीव करते हैं किसी वस्तु को, व्हाट्स कम्स इन, या आने वाली वस्तु हमेशा क्या होती है, डीआर होती है, इसलिए हमने क्या किया, उसको डीआर किया। बट राम कौन है, राम गिवर है, राम दे रहा है, आई मीन पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, पर्सनल अकाउंट का रूल होता है रिसीवर डेबिट गिवर क्रेडिट। राम रिसीवर तो है नहीं, क्योंकि वो तो पेमेंट कर रहा है बिजनेस को, तो बिजनेस के लिए वो कौन है, गिवर है, और गिवर को ऑलवेज क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब हम इसको राम अकाउंट लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या, नहीं, राम अकाउंट लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, राम से काउंट करना पड़ेगा। क्लियर? और आप ओनली राम लिखो, ओनली राम लिखो, अकाउंट मत लगाना।
इस तरह से आपका हो गया। और इसकी यदि हम लोग लेसन बनाए तो लेसन क्या बनेगा, बीइंग अमाउंट received from मोहन सॉरी राम, ये इसका नरेशन बनेगा। डन, क्लियर, एनी प्रॉब्लम? अब हम आगे बात करते हैं, कि और क्या ट्रांजैक्शन होता है। बट मैं यहीं पे थोड़ा सा चेंज करता हूं कि अमाउंट को मैं अवॉइड करके इसको रिप्लेस करता हूं मैं चेक से। चेक रिसीव फ्रॉम राम, राम से इस बार चेक रिसीव हुआ है, राम से इस बार क्या रिसीव हुआ है, चेक रिसीव हुआ है। तो बताइए क्या एंट्री करोगे। काफी लॉजिकल टॉपिक अब आपके सामने आ रहा है, जनरल स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, तो हम बड़े पेशेंस के साथ इसको समझना है। कैसे, देखिए इस बार चेक रिसीव हुआ है तो देखिए जब तक किसी पर्टिकुलर पार्टी के द्वारा दिया गया चेक आपके पास है, बिजनेस के पास ही है, तब तक वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, कैश को ही रिप्रेजेंट करेगा। वो वहां बैंक लिख ही नहीं सकता। अब आप ये कहोगे सर क्यों नहीं लिख सकता? इसलिए नहीं लिख सकता कि चेक अभी कहाँ है, अभी चेक बिजनेस के पास ही है, आपके अकाउंट में उसका अमाउंट नहीं गया है। तो जब भी कोई चेक बिजनेस के पास ही होता है, ठीक है, तब तक वो किसको रिप्रेजेंट करता है, कैश को। ठीक है, पर यहां लिखा था कि चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम डिपॉजिटेड इनटू बैंक, राम से जो चेक रिसीव हुआ उसको हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तो मैटर अलग हो जाता। डिपॉजिट करा देते तो मैटर अलग हो जाता, डिपॉजिट करा देते इट मींस अब वो रिसीवर कौन हो गया, बैंक हो गया। हमारे पास तो कैश है कि चेक भी नहीं है। अब बिजनेस के पास क्या नहीं है, चेक नहीं है, चेक कहाँ गया, बैंक में गया। तो उस चेक का जितना भी अमाउंट होगा उस पर्टिकुलर जो पर्सन है, आई मीन राम है, राम के अकाउंट से वो अमाउंट डिडक्ट होके किसके अमाउंट कॉलम में डिपॉजिट हो जाएगा। तो वो किसके कॉलम में डिपॉजिट हो जाएगा, वो किसके अमाउंट में, इसके बैंक बैलेंस में डिपॉजिट हो जाएगा, राम का जो सॉरी बिजनेस का जो बैंक अकाउंट है उसमें वो अमाउंट डिपॉजिट हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो कब तो कैश लिखना है, कब बैंक लिखना है, इसको ध्यान रखना है। जब चेक किसके पास हो, बिजनेस के पास ही हो, तब तक हमें उससे कैश ही यूज करना है। बट बिजनेस ने क्या किया, उस चेक को रिसीव किया और सेम डे कहां पहुंचा दिया, सेम डे बैंक में पहुंचा दिया, बैंक में डिपॉजिट करा दिया। तब एंट्री क्या होगी, तब कैश नहीं आएगा, तब यहाँ पे क्या आएगा, तब बैंक लिखा जाएगा। बट ये कब होगा, जब सेम डे ये ट्रांजैक्शन होता है। बट सेम डे ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा, ये ट्रांजैक्शन सेम डे नहीं हो रहा। चेक रिसीव किया है बिफोर 2 डेज और डिपॉजिट कब करा रहे हैं, टुडे, आज। इस केस में हम लोग क्या करेंगे उसको देखते हैं। उस केस में क्या करेंगे, ध्यान देना, उस केस में हम लोग क्या करेंगे वो ध्यान देना। फर्स्ट एंट्री होगी, सेकंड एंट्री और होगी कि अभी जो चेक है वो कैश में किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, चेक को। क्यों कर रहा था, क्योंकि चेक अभी भी किसके पास है, बिजनेस के पास है। किस दिन, सपोज 1 जन को चेक रिसीव हुआ तो एंट्री करेंगे। लेकिन ये चेक कहां जा रहा है, 3 जनवरी को ये चेक बैंक में जा रहा है, तो रिसीवर कौन हुआ, बैंक हुआ। और बैंक के पास क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। कैश किस वे में जा रहा है, इस चेक के वे में कैश जा रहा है। इसमें चेक डिपॉजिट इनटू बैंक। क्लियर? तो कब हमें बैंक यूज करना है एंट्री के अंदर, जब सेम डे दोनों वर्क हो जाते हैं। जब सेम डे दोनों वर्क हो जाते हैं तब तो क्या यूज करना है हम लोगों को, बैंक यूज करना है। सेम डे नहीं है, डिफरेंट डेट है, तब हमें अलग अलग एंट्री करनी है। क्लियर? अब सेम डे हम यहाँ पे बैंक यूज क्यों करते हैं उसको हम एक और लॉजिक से समझते हैं। इन दोनों एंट्री को हम मिक्स करें, कंबाइंड करें तो क्या होगा। तो कंबाइंड का भी लॉजिक आपके सामने आ रहा है कि कंबाइंड एंट्री को मर्ज कैसे करते हैं। इस बात को भी आज हम समझ रहे हैं, तो बड़े ध्यान से समझना।
किस तरह से मर्ज करेंगे? यहाँ पे डेबिट में क्या था? कैश। यहाँ पे क्रेडिट में क्या है? कैश। अब किसी अमाउंट का प्लस और माइनस हो, सेम अमाउंट से 500 रुपीज से प्लस है और 500 रुपीज से माइनस है, बताइए बैलेंस क्या होगा? जीरो। इनमें से कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो गए। ऐसे ही डेबिट और क्रेडिट सेम हेडिंग से है तो वो भी क्या हो जाएंगे? वो भी कैंसिल हो जाएंगे। अब बताओ क्या रहा? राउंड तो 2 में जा रहा है, आई मीन क्रेडिट में आ रहा है, बट बैंक कहाँ आ रहा है? डेबिट में आ रहा है। ये किसी से कैंसिल नहीं हो सकते ना, तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, और 2 में कौन सा था? राम, तो 2 में राम आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कैसे वो सिंगल एंट्री मैंने बनाई, बैंक में क्यों लेके आया, क्योंकि सेम डे होता है तो हमें इसी तरह है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होता है। ठीक है, आगे और नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। आज लास्ट है एंट्रीज का टॉपिक, हम कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और इसकी प्रैक्टिस के लिए आज आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। अप्रोक्सीमेटली मैं आपको 20 एंट्रीज दूंगा डिफरेंट डिफरेंट, और मैं चेक करूंगा कितनी किसकी करेक्ट है कितनी किसकी इनकरेक्ट है। अब देखिए मैं एक और आपसे बात करूंगा। बात क्या है? बात ये है कि आपने एक बाइक खरीदी। क्या खरीदी? बाइक खरीदी। तो बाइक खरीदी हम फर्नीचर मान लेंगे। आपने फर्नीचर परचेज किया और वो फर्नीचर आपने 10,000 में परचेज किया था। कब किया था? 1 अप्रैल 2020 को आपने एक फर्नीचर 10,000 में परचेज किया था। अब ये बताइए आफ्टर 1 ईयर, इसको 1 ईयर यूज करने के बाद हम सेल करें तो क्या हमें 10,000 रुपीज का ही अमाउंट मिलेगा? हम अपने मोबाइल को भी 1 ईयर यूज करके सेल करें, क्या उसका उतना ही अमाउंट मिलेगा जितने अमाउंट में हमने उसको परचेज किया था? नहीं, उसकी वैल्यू डाउन होती है। यूज करने से उसकी वैल्यू डाउन होती है। तो वैल्यू डाउन होती है वो क्या है? तो इस तरह से किसी पर्टिकुलर एसेट्स को यूज करने से, किसी पर्टिकुलर एसेट्स को यूज करने से उसकी वैल्यू क्या होती है? कम हो जाती है। इस वैल्यू को अकाउंटिंग लैंग्वेज में, ये वैल्यू कम हो रही है, इस वैल्यू को, यस, अमाउंट के कम होने को अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम लोग क्या कहेंगे? डेप्रिसिएशन कहेंगे। क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन कहेंगे। इज इट क्लियर? फिर सुनिए, जो किसी एसेट्स है, अपना मोबाइल है, बिल्डिंग है, कोई और प्रॉपर्टी है, बाइक है, जो भी है, यूज करोगे धीरे 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 उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो जो कम होना, वैल्यू का टूटना, रिड्यूस होना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है, तो ये बिजनेस के लिए क्या होगा? सपोज कोई बिजनेस की एसेट्स डाउन हो रही है, कम हो रही है, तो बिजनेस के लिए तो एक्सपेंसिव बना, लॉस ही बना। ठीक है, और लॉस ऑलवेज क्या होता है? डेबिट होता है। लॉस ऑलवेज क्या होता है? डेबिट होता है। तो हम क्या करेंगे? अब सपोज मैं कहूँ कि डेप्रिसिएशन कितना परसेंट मान रहे हैं, कितने परसेंट, कितनी परसेंट वैल्यू एवरी ईयर के एंड में कम हो जाती है? तो मैंने क्या बताया? 10% कम हो जाती है। तो बताइए 10% ऑफ 10,000 कितना होगा? हाउ मच अमाउंट ऑफ 10% ऑफ 10,000? 1,000। कितना होगा? 1,000। और डेप्रिसिएशन क्योंकि एक्सपेंस होता है बिजनेस के लिए, उसकी प्रॉपर्टी कम हो रही है ना, तो एक्सपेंस है, लॉस है, इसलिए उसको डेबिट करेंगे। बट इससे फर्नीचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? फर्नीचर कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, आ रहा है, जा रहा है। जितने की वैल्यू कम होगी उतने का फर्नीचर गया ना, क्योंकि हम काम ले चुके हैं, अब उसकी वैल्यू नहीं है। इट मींस हम फर्नीचर क्या करेंगे? यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, क्योंकि जितना यूज कर लिया वो तो गया। धीरे धीरे क्या होगा? बिल्कुल जैसे हम सपोज इसको 10 ईयर यूज कर लें और एवरी ईयर 1,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज करें, उसकी वैल्यू कम होगा। 10 ईयर के बाद उसकी वैल्यू क्या है? जीरो है, नील है। क्या है? जीरो है, बिल्कुल नील है, कोई वैल्यू नहीं उसकी, क्योंकि हम यूज कर चुके हैं। अब वो क्या है? यूजलेस है। डन? ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखिए
आपको मैं एक और तरीका बता रहा हूँ, ट्रिकली, एक बहुत छोटा सा तरीका जिससे आप बड़े फास्ट तरीके से एवरी एंट्रीज को इजीली आप पास कर सकते हो। वो क्या है, तो ध्यान देना और लिखना भी। देखिए, एक तो होती है आपकी एसेट्स। क्या होती है? एसेट्स होती है। एक आपकी लायबिलिटीज होती है। एसेट्स भी होती है, लायबिलिटीज भी होती है। एक होता है आपका एक्सपेंसेस, और एक लास्ट में आती है आपकी इनकम। बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, एनी वन इन फोर, इन फोर में से कोई एक होगा। चारों एक साथ सकते हैं, बट इन चार के बाहर, इनके बाहर कोई ट्रांजैक्शन होता ही नहीं है। बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शन क्रिएट होते हैं, जितनी भी डील्स होती है, इन फोर को इफेक्ट करेगी। इन फोर के अलावा कोई भी ट्रांजैक्शन हो ही नहीं सकता। आप कहोगे सर नहीं ऐसा होता है, तो आप धीरे धीरे पढ़ोगे तो पता लग जाएगा। नहीं, इन चार के अलावा कोई ट्रांजैक्शन होता ही नहीं। जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो या तो एसेट्स को अफेक्ट करता है, या लायबिलिटीज को करता है, या एक्सपेंस को करता है, अदरवाइज वो इनकम को करता है। ठीक है, एक साथ सबको भी कर सकता है, बट इन सबको कर सकता है, इन सब के बाहर किसी को नहीं करेगा। ये चार ही। अब मैंने कहा शॉर्ट तरीके से कंसेप्चुअली हम जो रूल पढ़ रहे थे, रियल अकाउंट के रूल पढ़ रहे थे, पर्सनल अकाउंट के रूल पढ़ रहे थे, नॉमिनल अकाउंट के रूल पढ़ रहे थे, वो रूल करेक्ट है, वो बिल्कुल करेक्ट है अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट है। बट उन्हीं रूल्स को समराइज वे में समझें तो ये रूल सामने आएंगे। जैसे फास्टली आप कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी जर्नल एंट्रीज इजीली पास कर पाओगे। तो रूल्स क्या है, तो देखिए, एसेट्स या तो क्या होगी, अप होगी, या फिर क्या होगी, डाउन होगी। ठीक है, मैंने इस प्रकार आपके लिए कुछ फॉर्मेट बना दिया है। कोई भी एसेट्स है, जितने भी ट्रांजैक्शन लिखा मैंने, अप होंगे या डाउन होंगे। अब देखिए, एसेट्स अप होती है, बढ़ेगी। आपने क्वेश्चन देखा कैसे बढ़ रही है, कैसे बढ़ती है, परचेस करने से बढ़ती है। आपके पास कोई एसेट्स पहले से थी, लाइक एक मोबाइल पहले से था, एक और परचेस कर लिया, कितने हो गए, देयर आर टू मोबाइल इन योर हैंड। आपके पास कितने फोन होंगे, दो मोबाइल हो गए। तो एसेट्स बढ़ती है। और जब भी एसेट्स बढ़ेगी, आपको याद क्या रखना है, माइंड में रखना है कि भाई जब भी एसेट्स बढ़ेगी ना, तो वो डेबिट ही होगी ऑलवेज। बट एसेट बढ़ी नहीं है, एसेट्स क्या हो गई, डाउन हो गई, कम हो गई, और कम होती है एसेट्स तो ऑलवेज क्रेडिट ही होगी। याद रखना, एसेट्स अप होने पे डेबिट, डाउन होने पे क्रेडिट। अब एसेट्स का रिवर्स क्या होता है, लायबिलिटीज, और एक्सपेंस का रिवर्स क्या होता है, इनकम। एसेट्स का रिवर्स क्या होता है, लायबिलिटीज, और एक्सपेंस का रिवर्स क्या होता है, इनकम। इट मींस एसेट्स बढ़ने पर अप हुई है, तो क्या लायबिलिटीज के लिए भी सेम रूल अप्लाई हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों रिवर्स है। इट मींस एसेट्स बढ़ने पर डेबिट होती है ना, तो लायबिलिटीज बढ़ने पर ऑलवेज क्या होती है, क्रेडिट। क्या होती है, क्रेडिट। बट लायबिलिटीज अप नहीं होगी, डाउन होगी, तब क्या होगा, डेबिट होगा। एक्सपेंस और एसेट्स के सेम रूल है। किसके, एसेट्स और एक्सपेंस क्या है, सेम रूल है। ठीक है, और ऐसे ही लायबिलिटीज और इनकम की भी क्या है, सेम रूल है। ठीक है, इट मींस एसेट्स बढ़ने पर डीआर होगा, तो एक्सपेंस भी बढ़ने पर डीआर होगा। एक्सपेंस कम होता है तो सीआर होगा, इनकम बढ़ती है तो डीआर और सीआर होगा, इनकम बढ़ती है तो सीआर होगा, इनकम कम हो जाती है तो डीआर होगा। अब इनको हम लोग अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट करें तो भी यही है। कैसे, अभी देख लीजिए, मशीन परचेस की, तो मशीन बढ़िया कम हुई, बताइए। मशीन परचेस की पहले से नहीं थी आपके पास, अब आपने परचेस कर ली, बताइए बढ़ी या कम हुई। परचेस करोगे तो ऑब्वियसली एक और आगे बढ़ेगी ना, एसेट्स क्या होगी, बढ़ गई, तो क्या करोगे आप करोगे मशीन को डीआर। क्या करोगे, डीआर। पर मशीन आपने खरीदी तो क्या गया, कैश गया। क्या गया, कैश गया। कैश भी क्या है, कैश भी ऑलवेज क्या होती है, एसेट्स होती है। कौन क्या होती है, एसेट्स होती है। तो कैश भी क्या, ये भी तो एसेट्स थी। एक एसेट बढ़ गई क्योंकि हमने परचेस कर ली, लेकिन उस एसेट्स को बढ़ाने के चक्कर में हमने क्या किया, दूसरे एसेट्स को कम कर दिया। क्या कम कर दिया, कैश। कैश क्या हो गया, कम हो गया, तो प्रूव क्या कर दिया हमने। ये तो है इस रूल्स के अकॉर्डिंग। अब हमने जो अपने रूल्स की बात की थी, जो अकाउंटिंग रूल्स की बात की थी, वो भी चेक कर लेते हैं।
मशीन को परचेज किया, व्हाट कम्स इन, हमारे पास क्या आया, हमारे पास मशीन आई, और आने वाली वस्तु को हम डेबिट करते हैं, हो गया डेबिट। और जाने वाली वस्तु को व्हाट गोज आउट को हो हम लोग क्रेडिट करते हैं, कैश क्या है जा रहा है ना, तो हमने क्या किया क्रेडिट, ठीक है। बट इसमें थोड़ा सा रूल्स को देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है, इन्हीं रूल्स को समराइज वे में शॉर्टली हम लोग क्या करते हैं, इन रूल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। बट अभी आपको दिमाग में कौन से रखने हैं, अभी तो रखने रियल पर्सनल जो भी सारे रूल, जब आपको लगे हाँ इन पे कमांड हो गई है तो आप उनका यूज करोगे, ये अपना टाइम सेव करेंगे। हमें दोनों ही बातों के बारे में पता होना चाहिए, दोनों रूल्स के बारे में पता होना चाहिए, डिटेल से भी और समराइज में भी, दोनों बातों के बारे में पता होना चाहिए, दोनों रूल्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो आई थिंक आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलो आगे स्टार्ट करते हैं। तो डेफिनेशन समझ गए, यहाँ फर्नीचर सीआर क्यों हुआ, तो देखिए फर्नीचर क्या है, माल नहीं है, फर्नीचर एसेट्स है। डिफरेंस क्या बताया था मैंने आपको एसेट्स और गुड्स में, गुड्स वो होता है जिसको हम परचेज इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उसे क्या करना है, सेल करना है। हमारा इंटेंशन क्या होता है परचेज को लेकर, तो परचेज को लेकर इंटेंशन ये होता है कि हमें उसको क्या करना है, हमें उसको सेल करना है, ठीक है। बट हमारा इंटेंशन सेल करना नहीं होता, हमारा इंटेंशन सेल करना नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, ये सारे आपके कंसेप्ट थे, इसको आगे हम बढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन डेबिट क्यों हुआ, एक्सपेंस था, एसेट्स आई मीन फर्नीचर क्रेडिट क्यों हुआ। मैं अभी बता रहा था कि आपको एसेट्स और गुड्स का डिफरेंस क्या होता है। एसेट्स वो होती है जिसमें परचेज करने का इंटेंशन क्या होता है, सेल करना नहीं होता है, उसको यूज करना होता है कि मैं इसलिए परचेज करूंगा क्योंकि मैं बेचूंगा नहीं, मैं इसको यूज करूंगा। आप एक्टिवा, कोई बाइक, कोई फोर व्हीलर परचेज करते हो, आप अपने घर के लिए स्पेयर नहीं कर रहे हो, यूज करने के लिए कर रहे हो ना, आपके एसेट्स। पर जिस शोरूम से आपने एक्टिवा परचेज की है उस शोरूम के लिए वो एक्टिवा एसेट्स नहीं है, क्योंकि उसको एम क्या था, उसने एक्टिवा परचेज की, क्यों परचेज की, क्योंकि उसका इंटेंशन, उसका एम था कि मैं इसको सेल कर सकूं, मैं इसको बेच सकूं। इसलिए इस रूल्स को भी ध्यान रखना और वो रूल्स को भी, इसके अलावा अकाउंटिंग में को एंट्रीज का कोई रूल ही नहीं है, यही रूल है। और एंट्रीज होगी तो हम आगे किसी भी टॉपिक को इजीली समझ लेंगे, अकाउंट बहुत इजी है, कहीं भी करनी है इजीली समझ लेंगे उसको, पर रूल्स आपको बताना चाहिए। अब हम बात करते हैं आगे, तो देखिए मैंने इसकी बात कर ली, अब हम बात करेंगे आगे कुछ और ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं ट्रांजैक्शन आपके सामने रखता हूं, रेंट पेड बाय चेक, एक में इसी को सेम लैंग्वेज है बट यहाँ ओनली में इतना लिखो रेंट पेड, मैं क्यों रिवाइज कर रहा हूं, क्या दोनों केसेस में सेम एंट्री पास की जाएगी, क्या दोनों केसेस में सेम एंट्री पास की जाएगी, तो आपको यदि रूल्स पता है तो मैंने कहा था दोनों केसेस में सेम एंट्री पास नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पेमेंट किस रहा है, चेक, और चेक से पेमेंट कर रहे हैं, इट मींस पेमेंट कौन करेगा, बैंक करेगा, तो बैंक कौन होगा, गिवर होगा, और रेंट हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। सो डेबिट में किसको लिखेंगे, रेंट अकाउंटिंग डीआर करेंगे। टू, फर्स्ट केस में चेक है इसलिए हम क्या यूज करेंगे, बैंक यूज करेंगे, क्योंकि पेमेंट कौन करेगा, बैंक करेगा। बट सेकंड केस जब होगा ओनली रेंट पेड ही आएगा तो टू बैंक नहीं आएगा, उस केस में टू कैश आएगा। इज इट क्लियर। तो इस तरह से अपना एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, कल हम नेक्स्ट न्यू टॉपिक आपके स्टार्ट करेंगे, बट उसमें भी बहुत सारे यही यूज होंगे, ठीक है। तो आपको क्या प्रैक्टिस करनी है, आज आपको मैं
व्हाट्सएप पे होमवर्क सेंड कर दूंगा जो आपको सबको सोल्व करना है। और जिस किसी भी एंट्री और बाद में आज आपको होमवर्क सेंड करूँगा, कल उसका आंसर भी सेंड करूंगा ताकि आप ये चेक कर सके कितनी एंट्रीज आपकी करेक्ट थी कितनी नहीं थी। और जो एंट्री आपकी इनकरेक्ट है और आपको समझ में नहीं आई है आप उसके लिए मुझे इन्फॉर्म करना, मैं उसका आंसर आपको बता दूंगा, अपनी इसी क्लास के अंदर बता दूंगा कि क्यों क्या रीजन रहा कि वो आप एंट्री आपकी रॉन्ग हो गई है। क्योंकि मेरा ये नहीं है कि आपको आना चाहिए, जितनी बार पूछोगे उतनी बार आपको बताऊंगा, मना बिल्कुल भी नहीं है, बट पूछो, जितना पूछोगे जितने भी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करोगे आपका कॉन्फिडेंस उतना बढ़ता जाएगा, आपका नॉलेज भी उतना ही बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब मैं थोड़ा सा फिर से रिवाइज करता हूं। टाइप्स ऑफ अकाउंट कितने थे? मेनली 2, टोटली 3। मेनली 2, पर्सनल इम्पर्सनल, टोटली पर्सनल रियल नॉमिनल। रियल पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था? रिसीवर डेबिट गिवर क्रेडिट। रियल का रूल क्या था? व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोस आउट क्रेडिट, ये रूल था। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था? ऑल एक्सपेंसेस डेबिट, ऑल इनकम क्रेडिट। ठीक, फिर अभी तो थोड़ी देर पहले मैंने यहां बताया क्या था, जो मैंने कहा समराइज रूल है, एसेट्स अप होगी डेबिट होगी, बट किसी ट्रांजैक्शन की वजह से ड्यू टू एनी ट्रांजैक्शन एसेट्स आपकी डाउन हो रही है तो हम क्या करेंगे, अप होने पे डेबिट थी डाउन होने पे क्रेडिट होगी। मैंने कहा था एसेट्स से रिवर्स होती है लायबिलिटीज, एसेट्स बढ़ने पर डेबिट होती है तो लायबिलिटीज बढ़ने पे डेबिट नहीं होगी, वो क्रेडिट होगी। ठीक है, पर लायबिलिटीज आपकी डाउन हो गई है तो वो डेबिट होगी। मैंने कहा एसेट्स और एक्सपेंस के रूल सेम है, एक्सपेंस जब भी अप होंगे, एक्सपेंस जब भी अप होंगे बढ़ेंगे डेबिट होंगे, और एक्सपेंस जब भी कम होंगे तो क्रेडिट होंगे। इनकम और लायबिलिटीज का रूल सेम था, इट मींस इनकम जब अप होगी तो क्रेडिट होगी, और इनकम जब अप होगी बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, बट इनकम जब कम होगी रिड्यूस होगी तो ऑलवेज डेबिट होगी। यही रूल है पूरे अकाउंटिंग में, इसलिए बहुत इजी है, इतने से बातों में, इतने से रूल्स में आपकी अकाउंटिंग फिनिश है। हाँ, इनके साथ कुछ हम एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट करते हैं, टॉपिक को ऐड करते हैं, बट ये समझ में आएगा तो ये ऐड हो सकता है, नहीं हो सकता, अदरवाइज नहीं हो सकता। ठीक है, ये रूल्स मैंने आपको बोला। पर्सनल अकाउंट की मैंने बताया था कि देयर आर 4 एलिमेंट्स इन पर्सनल अकाउंट, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, कैपिटल, ड्राइंग, ये इफेक्ट होते हैं तो पर्सनल अकाउंट है। एनी एसेट्स इफेक्ट हो रही है तो कौन सा अकाउंट होगा? रियल अकाउंट होगा। एक्सपेंस और इनकम इफेक्ट हो रही है तो कौन सा अकाउंट होगा? वो नॉमिनल अकाउंट होगा। ठीक है, इस तरह से आपका सारा लॉजिक हुआ। अब हम जो अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो होगा अकाउंटिंग इक्वेशन। कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे? अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसको हिंदी में बोलेंगे लेखांकन समीकरण। क्या बोलेंगे? लेखांकन समीकरण। अकाउंटिंग इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं? हम कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। ये क्या है, किस तरह से होगा? तो हमने जो एंट्रीज पढ़ी वो सारी यहाँ पे काम आएगी, यहाँ पे यूज होगी, उन सबका यूज होगा। तो क्या होगा, आपकी एंट्रीज और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अकाउंट्स के एवरी चैप्टर में जनरल पढ़नी है तो आपका रिवीजन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अकाउंटिंग इक्वेशन में समराइज बेसिस बात करता हूँ कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहता है। अकाउंटिंग इक्वेशन कहता है कि टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज, कि किसी भी बिजनेस की जितनी एसेट्स होती है उतनी ही क्या होती है? लायबिलिटीज होती है, दोनों इक्वल होते हैं। क्लियर? किसी भी बिजनेस की जितनी एसेट्स होती है उतने की उतने क्या होती है? लायबिलिटीज भी होती है, वो इक्वल होती है और होनी चाहिए, अदरवाइज रॉन्ग है, आपने कहीं कोई एंट्री रॉन्गली पास कर दी है। ठीक है, थोड़ा सा और इसको डिस्क्राइब करें तो टोटल एसेट्स इक्वल टू, इसको ब्रेक करता हूं, एक तो मैंने क्या लिखा कैपिटल और एक में क्या लिख रहा हूं अदर लायबिलिटीज। ठीक है, ये इक्वेशन आपके अकाउंटिंग इक्वेशन। अभी किस तरह से होंगे, कैसे इक्वल होंगे? एवरी ट्रांजैक्शन को हम सेपरेट करेंगे, पहले एंट्री भी पास करेंगे,
एंट्री पास करने के बाद हम इक्वेशन भी बनाएंगे, मींस एंट्री की फिर से प्रैक्टिस और हम इक्वेशन की भी बात करेंगे। तो जनरली मेनली जो अपना अकाउंटिंग इक्वेशन वो क्या है, टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। बिजनेस की जितनी भी एसेट्स होती है वो किसके इक्वल होती है, लायबिलिटीज के। किस कांसेप्ट के अकॉर्डिंग, ड्यूअल एस्पेक्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट की कांसेप्ट थी, ड्यूअल एस्पेक्ट की जो कांसेप्ट थी वो क्या कहती थी कि बिजनेस के किसी भी ट्रांजैक्शन का इफेक्ट डेबिट और क्रेडिट साइड में इक्वल होता है, मींस एसेट्स और लायबिलिटीज में इसका इफेक्ट इक्वल होता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। क्लियर? तो अब आपको बिल्कुल अच्छे से आई थिंक एंट्रीज का टॉपिक समझ में आ गया और रिवाइज करेंगे और कल हम इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।